वेलकम टू माय चैनल राजेश्वर भट्ट कॉमर्स क्लास। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, परचेज, सेल्स एंड गुड्स। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? देखिए, किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजैक्शन मनी में होगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए बाइंग एंड सेलिंग, दो पार्टीज होंगी, टू पार्टीज, whenever any transaction is take place that is known as business transaction. Buying and selling यानी टू पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। टू पार्टीज इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर बिजनेस में कोई पैसा कमाना चाहता है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू पार्टीज और मेनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। यानी कि एक पार्टी रिसीव करेगी और एक गिविंग करेगी। यानी कि एक पार्टी रिसीव कर रही है गुड्स को या कैश को और दूसरी पार्टी, जैसे एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये सारी चीजें बिजनेस ट्रांजेक्शन में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच टू पार्टीज, buyer or seller or any two parties involved and exchange goods and services between them. Okay. Next second point is account. किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड डेबिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड it is debit side and right hand side is credit side. It means debit sub is it derived from debito word. Debito it is Italian word. यानी जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएंगी वो डेबिट साइड मानी जाएगी और क्रेडिटो इटालियन वर्ड से निकला है क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड। तो हर अकाउंट को हम लिखने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दो पार्टीज की इसमें कैश पेमेंट हुआ है, आपने लिखा है कैश पेड टू डी। तो यहां पर क्या हुआ है, कैश आउट हुआ है और हमने किसको दिया है, डी को। तो कैश आउट होने पर क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय डी और कितना पेमेंट किया वो यहां पर लिख देंगे। यानी कहने का मतलब यह है, अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो हम उसको पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एंट्रीज अकॉर्डिंग टू रूल्स करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? तो कैपिटल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। कैपिटल मीन्स इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो जो भी मनी या एसेट्स भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स या बोथ। बिजनेस में जब भी पैसा या कोई भी एसेट्स इनपुट होगी बाय द ओनर, वो कहलाएगी कैपिटल। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपने उसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो दैट इज कैपिटल। लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने बिजनेस में पैसे के अलावा एसेट्स लगा दी, जैसे लैंड और बिल्डिंग भी पुट कर दी अपनी तो वो क्या होगा, वो बिजनेस का हो जाएगा। तो बिजनेस में मान लीजिए 50 लाख की आपने लैंड और बिल्डिंग पुट कर दी, तो आपकी 1 करोड़ की क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो कैपिटल इज टोटल मनी एंड एसेट्स इनपुट और इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। नेक्स्ट आपका होगा ड्राइंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ड्राइंग्स। क्या व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग मीन्स सपोज करिए आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, अभी 50 लाख रुपए आपने मनी लगाई और 50 लाख रुपए के आपने एसेट्स पुट की, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 1 करोड़। अभी इस 1 करोड़ में से मान लीजिए आपको 20 लाख की जरूरत पड़ गई, तो बिजनेस से आप जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करेगा या गुड्स विड्रॉ करेगा तो उसको माना जाएगा ड्राइंग्स। यानी व्हेन एवर इट मीन्स, मान लीजिए ये आप हैं और आप बिजनेस पर्सन हैं, आपने 20 लाख रुपीज आपने बिजनेस से, यानी कि बिजनेस में आपने कितने पैसे लगाए थे, 1 करोड़ रुपए, और आपने 20 लाख रुपीज उसमें से क्या कर दिए, विड्रॉ कर दिए। अब विड्रॉ कैसे किया आपने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज़ का मतलब अपने होम पर्पज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी आप, जरूरी नहीं कि आपने कैश ही करना है, आप गुड्स भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब व्हेनेवर बिजनेस पर्सन टेक सम कैश और गुड्स और बोथ फॉर द पर्सनल यूज, इट इज नॉन एज ड्रॉइंग्स। और ये ड्रॉइंग्स आप किससे निकाल रहे हैं? कैपिटल से, इसीलिए इट डिक्रीज यूर कैपिटल, और ये आपकी कैपिटल को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी, इसीलिए हम इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, इट इज द रूल ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम सीखेंगे आफ्टर कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज मीन्स बिजनेस पर्सन को कुछ बाहर पेमेंट भी करना होता है, यानी पेबल अमाउंट। तो पेबल अमाउंट टू द आउटसाइड, यानी जो भी पेमेंट आपने पेमेंट करनी है आउटसाइडर्स को, किसी पार्टी को, तो वो माना जाएगा लायबिलिटीज। अब देखिए लायबिलिटीज, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के उसमें आपने कुछ लोन भी ले रखा है, मान लीजिए बैंक से। अब बैंक से आपने जब लोन लिया तो वो आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपने इसको पे करना है इन फ्यूचर। अगर मान लीजिए वो आपका 1 साल के लिए लोन है, तो ये माना जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन। क्या माना जाएगा बच्चों? शॉर्ट टर्म लोन माना जाएगा। और शॉर्ट टर्म लोन हमेशा कौन सी होती है? करंट लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर यही बिजनेस में अगर आपने लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मोर देन 1 ईयर आपने लोन लिया है, यानी 2 साल 3 सालों से ज्यादा के लिए, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, और ये मानी जाएगा आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि जिन लोन का, जिस कर्जे का या जिस उधार का आपने पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है, वो करेंट लायबिलिटी मानी जाएगी। अगर मोर देन 1 ईयर है तो वहां पर आप क्या करेंगे? उसको माना जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, तो वो कहलाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई? विच अमाउंट पेबल टू अदर्स। नेक्स्ट है एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? प्रॉपर्टी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स दैट इज एसेट्स। एसेट्स में जिससे हमारा काम चले, जैसे बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए बच्चों आपको? आपको लैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको कैश चाहिए, आपको क्या चाहिए और? जैसे आपको वैन चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको मोबाइल और कंप्यूटर चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉन एज एसेट्स, यानी प्रॉपर्टीज, यानी टू रन द बिजनेस these things are necessary। अब एसेट्स को हम थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। एसेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी मानी जाएंगी फिक्स एसेट्स। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होंगी जिससे आपको डिलीवर करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको कैश चाहिए डिलीवर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, सैलरी देनी है। फिर कुछ ऐसे होते हैं डेटर्स जिनसे आपको पैसा लेना है विद इन, तो ये भी आपकी करंट एसेट्स है। स्टॉक हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ एसेट्स आपकी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है, जिनसे हमारा डेली वर्क चलता है, डेली पेमेंट्स होती हैं। तो इस प्रकार से फिक्स एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्कूटर्स, वैन, इट मीन्स। एंड करंट एसेट्स आर विच एसेट्स इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, यानी कि हम उनको इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को हम 2 कैटेगराइज में कर देंगे। फिक्स एसेट्स में आ जाएगा आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्कूटर, वैन, मोबाइल, ये सब टेंजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, सीन। बट जिसको नहीं देख सकते, कांट सीन, वो कहलाएगी आपकी इनटेंजिबल, जैसे गुडविल एंड पेटेंट। क्या होता है बच्चों गुडविल? गुडविल का मतलब होता है प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ बिजनेस। एंड पेटेंट क्या है? प्रोडक्शन राइट, यानी किसी भी कोई भी चीज़ अगर बनाता है और वो अप्रूव हो जाती है बाय गवर्नमेंट, तो वो उस कंट्री की क्या हो जाती है? पेटेंट राइट हो जाती है उसकी प्रोडक्शन की। नेक्स्ट सीखेंगे हम एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। अब दोनों टर्म इसलिए लिखी क्योंकि दोनों ही खर्चे हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है देख लीजिए। सपोज करिए आपने भी बिजनेस में क्या किया? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर खरीदी है। तो जब भी हम एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए खर्चा करेंगे,
तो वो माना जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। उसके साथ साथ हम गुड्स को भी कवर करने के लिए खर्चा करते हैं, सर्विसेज के लिए भी हम खर्चा करते हैं, तो वो सब एक्सपेंडिचर में आएगा। अब देखिए कैसे, आपने लैंड खरीदी उसमें खर्चा लगेगा, बिल्डिंग खरीदी उसमें खर्चा लगेगा, फर्नीचर खरीदा उसमें खर्चा लगेगा, ठीक है, आपने गुड्स रॉ मटेरियल खरीदा उसमें भी खर्चा लगेगा। तो इस प्रकार से सैलरी देनी है उसमें खर्चा लगेगा। तो इस प्रकार से वो सारी अमाउंट क्या मानी जाएगी, एक्सपेंडिचर। मगर एक्सपेंडिचर में मेनली है एसेट्स एक्वायर करने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे। अब इसमें मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने एक्सपेंडिचर किया है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक हो गया आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप एसेट्स को एक्वायर करने के लिए खर्चे करते हैं तो वो कैपिटल में माना जाएगा, क्योंकि आप इसको एक ही बार करेंगे, इसमें बहुत बड़ी रकम खर्च होती है, बिजनेस को रन करने के लिए एक ही बार करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मगर आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो आपने बार बार करने हैं, हर महीने करने हैं, जैसे सैलरी दे दिया आपने, इंटरेस्ट पे कर दिया है आपने, जो है रेंट देना है, तो इस प्रकार से आपका ये खर्चे माने जाएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आप गुड्स में डील करते हैं, आपने सामान खरीदते बेचते हैं और उससे संबंधित जो आपके खर्चे होंगे वो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से गुड्स खरीदने के लिए या गुड्स को यानी रेवेन्यू को जनरेट करना, मतलब आपने जो है सेल बढ़ानी है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी आप खर्चे करेंगे वो आपके एक्सपेंसेस माने जाएंगे, इसकी अमाउंट कम होती है। नेक्स्ट करेंगे हम इनकम एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट, अभी हमने सीखा है कि कोई भी बिजनेस जिसमें डील करती है वो गुड्स होती हैं। तो बिजनेस मान लो डील करती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी की स्टेशनरी की दुकान है, तो वो स्टेशनरी को क्या करेगा, बाय और सेल करेगा। उसका बिजनेस क्या है, स्टेशनरी खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग। तो स्टेशनरी उसके लिए गुड्स हो गई, बाकी चीज़ उसके लिए क्या हो गई, एसेट्स। तो इस प्रकार से जब भी वो स्टेशनरी बाइंग और सेलिंग करके जो भी प्रॉफिट कमाएगा, मान लीजिए उसने कोई स्टेशनरी 1000 रुपये की खरीदी और उसको उसने 1 बाय करके 1200 रुपये में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया बच्चों, 200। कैसे पता लगा, यानी सेल माइनस कॉस्ट, यानी कि इस प्रकार से टोटल कितने आपने सेल करी 1200 रुपये, जबकि उसकी कितनी लागत आई थी 1000 रुपये, तो 200 रुपये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। यानी कि गुड्स को सोल्ड करते समय जो भी आपका मार्जिन होगा वो प्रॉफिट माना जाएगा। अब इनकम क्या है, इनकम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई बिजनेस पर्सन है और उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उससे उसको डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। और साथ साथ उसने एफडी कर रखी है, उसका भी इंटरेस्ट मिल रहा है। और साथ साथ जो है उसने क्या किया है, उसने मान लीजिए इन्वेस्ट तो कर ही रखा है कंपनी के शेयर्स में, उससे डिविडेंड मिल रहा है, एफडी कर रखी है, और साथ साथ उसने एक बिल्डिंग ले रखी है, उसको किराए पे दे रखी है उसने, यानी कि उसने बिल्डिंग अपनी क्या कर रखी है, रेंट किराए पे दे रखी है। इस प्रकार से उसकी भी इनकम आ रही है। तो रेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डिविडेंड इनकम, ये सारी इनकम भी उसका क्या है, अदर इनकम स्रोत है। तो साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो गुड्स से जो प्रॉफिट कमा रहा है वो भी इंक्लूड होगा इस अदर इनकम में, जो वो अदर सोर्स से कमा रहा है। तो अदर सोर्स से जो भी इनकम होगी उसमें अगर प्रॉफिट जोड़ दे तो ये हो जाएगा आपकी टोटल इनकम। तो इनकम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो इस प्रकार से जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे जिसमें हम डील करते हैं, उससे प्रॉफिट निकलेगा, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बट इनकम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट इन विच प्रॉफिट आल्सो इंक्लूडेड। और अदर इनकम क्या क्या कमा रहा है, जैसा आपने किसी भी जगह पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, उससे इनकम आ रही है मंथली या ईयरली, तो दैट इज नोन एज इनकम। नेक्स्ट है गेन। व्हाट इज गेन, अब प्रॉफिट और गेन तो हम समझ, अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं और हमें उसमें प्रॉफिट होता है तो दैट इज गेन, दैट इज प्रॉफिट। बट गेन क्या है, गेन का मतलब है जब भी हम कोई एसेट सोल्ड करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई पुरानी मशीन पड़ी हुई है और हमने उस मशीन को, उसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 10,000 रुपये और हमने उसको जो है 14,000 रुपये में बेच दी, तो इस प्रकार से उसकी सेल कितनी हो गई 14,000, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी 10,000। तो एसेट्स को हमने जब सोल्ड किया तो हमने एसेट्स बेचा है, गुड्स नहीं, क्योंकि गुड्स को सोल्ड करने में प्रॉफिट होगा, लेकिन एसेट्स को जब भी हम सोल्ड करेंगे प्रॉफिट में तो वो माना जाएगा आपका गेन। तो आपको 4,000 रुपये का गेन हो गया, क्योंकि आपने क्या चीज़ जिसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं करते, आपने तो एसेट्स बेची, आपने कोई पुरानी, तो एसेट्स बेचने पर होगा गेन और गुड्स बेचने पर प्रॉफिट। नेक्स्ट है परचेज एंड, अब नेक्स्ट टॉपिक है परचेज। अब परचेज क्या है, परचेज मीन्स इट इज ए टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, आपने सामान खरीदा वो परचेज में जाएगा। ये दो प्रकार से हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कैश परचेजिंग भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। सीआर का मतलब उधार यानी क्रेडिट। अगर आप नगद खरीदेंगे तो कैश परचेज हो जाएगा, अगर उधार खरीदेंगे तो क्रेडिट परचेज हो जाएगा। तो
purchase term means it means regarding to purchase of goods from other parties, and sales regarding to sale of goods. अगर आप गुड्स को सोल्ड करोगे अदर पार्टीज को तो दैट इज सेल्स. इट मे बी आल्सो टू टाइप्स. तो सेल्स भी दो प्रकार की हो सकती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. इट मीन्स नगद बेचना और उधार बेचना दोनों ही टोटल किसमें आएगी, सेल्स टर्म्स में आएंगी. और लास्ट टॉपिक है गुड्स. अब इसको थोड़ा सा कंपेरेटिव करके करते हैं, एसेट्स और गुड्स में क्या अंतर है. गुड्स का मतलब है जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है. किसमें कर रहा है, डील. मान लीजिए आपकी फर्नीचर की दुकान है और आप फर्नीचर की भी डीलिंग करते हैं तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा. लेकिन किसी की स्टेशनरी की दुकान है और वो फर्नीचर को सेल और बाई कर दे तो वहां पर क्या होगा, वो उसकी एसेट्स हो जाएगी. यानी कि जिसमें वो डील कर रहा है, स्टेशनरी में डील कर रहा है तो उसके लिए गुड्स हो गया क्योंकि उसने उससे प्रॉफिट कमाना है. लेकिन अगर वो एसेट्स को ही बेचता है तो उसको गेन होगा. लेकिन हम डिफरेंस ले रहे हैं गुड्स और एसेट्स में. तो जिसमें हम डील करेंगे, जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसमें हमारे रोज लेन देन हो रहे हैं, जिसको हम खरीद रहे हैं बेच, तो वो आपका गुड्स माना जाएगा. लेकिन एसेट्स क्या माना जाएगा, जिससे बिजनेस रन हो रहा है, उसमें हम डील नहीं करते, वो तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो गुड्स एंड एसेट्स में डिफरेंस समझ आ गया बच्चों. तो आज हमने इसको 14 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. आई होप आपने आपने सीखा होगा थोड़ा बहुत हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, सेकंड पार्ट में, और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में और बेहतर करें. ठीक है बच्चों, थैंक यू. वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें. बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टर्म्स के साथ, पार्ट 2.